नमस्कार बच्चों, आप लोग को स्वागत है हिंदुस्तानी पाठशाला में। तो बच्चों, आपको पिछले क्लास में पढ़ाए थे यानी जितना ऑब्जेक्टिव भौतिक विज्ञान, ठीक है, आपको साइंस का जो भौतिक विज्ञान क्लास 10th में था, जो बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 के बारे में आपको बताया जा रहा था, आपको डेज नंबर 6 यानी जो छठे क्लास में है, आपको जितने ऑब्जेक्टिव कराए हैं, यदि आप पिछले क्लास नहीं देखे हैं तो जाकर आप पूरा देख लें, ठीक है। क्योंकि हो सकता है बाबू क्वेश्चन आपको इसी से आपको कितना ही क्वेश्चन यानी जो 40 नंबर पक्का है आपको आ जाए। यदि आप नहीं पिछले क्लास में देखे होंगे तो जाके जरूर देखिए और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने ग्रुप में और अपने दोस्तों के पास, ठीक है। क्योंकि आपका जो 2025 टारगेट 2025 में जो आपका एग्जाम है उसमें आपको टोटल क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको जो चैप्टर नंबर 2 में आपका 19 से लेकर 58 तक कराया गया था और आज की सेशन में आपको क्या कराएंगे, 59 से क्वेश्चन कराएंगे बाबू। कहां से कराना है बाबू, 59 से क्वेश्चन कराना है। ध्यान से देखिएगा और आपको पूर्ण रूप से समझते हैं कि आपको कोशिश करना है कि पूरा क्लास में ही याद कर लेना है, ठीक है। यानी आपको 58 तक आपको करा दिया गया था क्लास में, 58 तक क्लास में आपको करा दिया गया था और आज की सेशन में आपको 59 से चलेंगे। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोशिश कीजिएगा क्लास में ही याद कर लेने का, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन और आपका जो है 59 में आपको क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। नेत्र दान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा क्या होगी। यानी जो कोई भी व्यक्ति हैं जो नेत्र को दान करते हैं उनकी आयु कितनी होनी चाहिए, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। 10 वर्ष, 25 वर्ष या 60 वर्ष या इनमें से सभी। यानी बाबू जो नेत्र को दान करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो आपका ऑप्शन नंबर A, B, C, D, आपका ऑप्शन राइट आंसर क्या होगा कमेंट में जरूर बताइए। कोशिश कीजिए कि आपका सही आंसर जाए। आपको पास समय है अभी ऑप्शन लिखने का, ठीक है। कमेंट में जरूर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जब नेत्र को दान करते हैं तो 10 वर्ष का जो भी कोई बच्चा हो सकता है वो भी दान कर सकता है, ठीक है। और आपका 25 वर्ष का कोई भी हो, ठीक है, 10 वर्ष, 25, 60, 70, 80, 90 कोई भी हो, आपको वो नेत्र दान कर सकते हैं। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। आपको क्वेश्चन नंबर 16 कर चलते हैं। 16 की क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60, एक मिनट रुक जाइए। क्वेश्चन नंबर आपका 60 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 60 बाबू ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 में बोल रहा है यानी मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र को निकाल लेना चाहिए। यानी कोई भी व्यक्ति यानी कोई भी मानव को जब मृत्यु हो जाती है तो कितने अंदर के यानी कितने घंटे के अंदर आपने जो आंख होती है यानी नेत्र होती है वो निकाल लेनी चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। पहला ऑप्शन है 2 से 3 घंटे के भीतर, बी ऑप्शन में है 4 से 6 घंटे के भीतर, सी ऑप्शन 8 से 10 घंटे के भीतर, 10 आपका ऑप्शन नंबर डी है 10 से 12 घंटे के भीतर। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या तो डी। कमेंट में जरूर बताइए ए, बी, सी या तो डी। मृत्यु के पश्चात यानी कितने घंटे के अंदर नेत्र को निकाल लेना चाहिए, नेत्र को निकाल लेना चाहिए बाबू। तो इसका राइट आंसर आपका सही है, आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आपका राइट आंसर बाबू 4 से 6 घंटे के भीतर निकाल लेनी चाहिए। कितने बाबू, 4 से 6 घंटे के भीतर आपका निकाल लेना चाहिए। यानी क्या चीज निकालना चाहिए, तो नेत्र निकाल लेना चाहिए। आगे बात करते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में आपका है, क्वेश्चन नंबर 61 में क्या कर रहा है ध्यान से देखिएगा। इनमें से कौन व्यक्ति नेत्र दान कर सकता है। यानी इतना जो व्यक्ति है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो नेत्र को दान कर सकता है। आपका ऑप्शन नंबर ए है संक्रामक रोग से पीड़ित व्यक्ति, यानी कोई भी संक्रामक है, ठीक है, संक्रामक है, वो रोग है यानी उनका वो अपना व्यक्ति है जो क्या रोग को यानी जो व्यक्ति है वो नेत्र दान कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे। कोई ग्रसित है यानी बीमारी से ग्रसित है बाबू, तो क्या वो अपना नेत्र को दान कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। या जिन्हीं का जो बीमारी है मधुमेह का रोग हो सकता है, दमे का रोग हो सकता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ए, बी या तो सी, और लास्ट में आपका जो ऑप्शन नंबर डी है बी या तो सी, दोनों, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या तो डी।
इसका राइट आंसर रहेगा बाबू जो बीमारी से ग्रसित है, ठीक है, वो नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। क्यों बाबू? आपको पूरा फाउंडेशन वाइज में बताया जाएगा क्यों नहीं आपको दान कर सकते हैं। दान करने वाले व्यक्ति हैं जो मधुमेह का जो रोगी होगा वो दान कर सकते हैं, दमे का जो रोगी है वो दान कर सकते हैं, ठीक है। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 61 का। आगे बात करते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या कर रहा है? कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? यानी कौन सा रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? नीला रंग, बैगनी रंग, लाल रंग या पीला रंग? आपको मालूम होगा, इसका कमेंट में आप जरूर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। नीला रंग, बैगनी रंग, लाल रंग या पीला रंग? अब देखते होंगे, कभी गौर किए होंगे बाबू, जब हम कोई भी चीज खतरा का निशान होता है तो लाल झंडा दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं बाबू? लाल झंडा दिखाते हैं। आपको कभी याद आ रहा होगा कि कोई भी गाड़ी को हमको रुकवाना है इमरजेंसी के तौर पर, तो हम लाल झंडे को दिखाएंगे तो गाड़ी क्या होगा? रुक जाएगी, ठीक है। जिसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में जरूर बताइए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। कोशिश कीजिए कि आप इसको कमेंट में जरूर आंसर बताइए यदि आप जानते हैं तो। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या करना है बाबू? ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 में बोल रहा है श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा रंग होता है? लाल होता है, पीला होता है, बैगनी होता है या नीला होता है? यानी ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या तो डी। इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में जरूर बताइए। ये आपको बताया हुआ क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपको बताया हुआ पिछले क्लास में। इसका राइट आंसर क्या होगा ये आपका होमवर्क में है, ठीक है, ये आपका होमवर्क में है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सब क्वेश्चन बाबू मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये प्रयास कीजिए कि आपको क्लास में ही याद कर लेना है। इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका राइट आंसर जब हम विचलित हैं, अधिक विचलित होता है तो कौन सा रंग होगा, और कम विचलित होता है तो कौन सा रंग होगा? क्वेश्चन नंबर ये होमवर्क में है, आपको कल हम पूछेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा ये कमेंट में देखिए, बताइए जल्दी। क्वेश्चन नंबर आपका 64। आगे बात करते हैं 64 में आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं? यानी जो प्रकाश होता है एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में जब प्रवेश करता है तो इस झिल्ली को क्या कहते हैं? नेत्र पटल कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं, या परितालिका कहते हैं, या पुतली कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में जरूर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू कॉर्निया। क्या होगा बाबू? कॉर्निया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर बाबू 65 में क्या कर रहा है ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 65 में बोल रहा है प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर, यानी प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है, यानी विच्छेदित हो जाता है। इनमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन क्या होगा? यानी कम होगा या अधिक होगा, इसके बारे में बताना है। तो बैगनी प्रकाश से कम होता है, हरे प्रकाश से कम होते हैं, या आसमानी से कम होते हैं, या सभी रंगों से कम होते हैं? यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट में जरूर बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू? इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में जरूर बताइए। सभी रंगों से क्या होती है बाबू? कम होती है। प्रकाश का विचलन सभी रंगों से क्या होती है? कम होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में बोल रहा है बाबू, ध्यान देखिएगा ध्यान से। आपको जो बोल रहा है चूजे के दृष्टि पटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? जो चूजे के दृष्टि पटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? क्या संश्लाका,
कोशिका या शंकु कोशिकाएं या ऊपरी दिए दोनों, जो ऊपर में दोनों दिया हुआ है ये दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं होता है, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या तो ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में जरूर बताइए। शंकु कोशिकाएं होती है। क्या होती है बाबू? शंकु कोशिकाएं। देखिए चूजे के जो दृष्टि पटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है, तो शंकु कोशिकाएं नहीं होती है, बाकी सब कोशिका होता है, यानी जो संश्लाका कोशिकाएं ये भी होती है। ध्यान दीजिएगा, जो शंकु कोशिकाएं होती है वो नहीं होती है कोशिका, किसमें? तो चूजे में नहीं होती है। चूजे किसको कहते हैं बाबू? ध्यान दीजिएगा, चूजे आपको मालूम होगा, मुर्गा को जो बच्चा होता है उसको चूजे कहा जाता है। ये जो चूजे के दृष्टि पटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है, तो शंकु कोशिकाएं नहीं होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शंकु कोशिकाएं। ऑप्शन में इसका राइट आंसर हो जाएगा शंकु कोशिकाएं नहीं होती है चूजे में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 67 में कहते हैं। अब ध्यान से इसको पढ़िए, 1 मिनट में आ रहे हैं। चलिए 67 में क्या करना है बाबू, ध्यान से दीजिएगा, ध्यान से देखना है आपको सूर्योदय और सूर्यास्त। ठीक है, ध्यान से देखना है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है, यानी ये बताना है जब सूर्योदय यानी जब भगवान जो सूर्य भगवान है जब सूर्य यानी उगता है, और सूर्यास्त यानी जब डूबता है के समय, डूबने के समय में, यानी जब उगने और डूबने के समय में सूर्य का गोला दिखता है। क्या गोलाकार दिखता है, अंडाकार दिखता है, या चपटा दिखता है, या घनाकार दिखता है? आपको राइट आंसर क्या होगा बाबू? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या तो ऑप्शन डी या तो ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और तो ऑप्शन सी और तो ऑप्शन डी। जब हम सूर्य को उगते समय और डूबते समय देखते हैं, ठीक है, जब हम सूर्य को डूबते यानी उगते समय और डूबते समय देखते हैं तो सूर्य का जो गोला होता है वो कौन सा आकार का दिखाई देता है? तो गोलाकार, अंडाकार, चपटा या घनाकार? इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में जरूर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू चपटा दिखाई देता है। किस प्रकार से दिखाई देता है? चपटा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में चलते हैं। आपका 68 में बोल रहा है बाबू कि कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है? यानी कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है? तो लाल होता है, या पीला के लिए, बैगनी के लिए, आसमानी के लिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू कमेंट में जरूर बताइए। 68 का आपका राइट आंसर क्या होगा? लाल होता है, पीला होता है, बैगनी होता है, आसमानी होता है, यानी ए, बी या तो सी या तो डी। इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में जरूर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू बैगनी। कौन सा रंग होता है? अधिकतम होता है जो बैगनी होता है कांच का अपवर्तनांक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में बोल रहा है बाबू लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए, लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होगा? यानी कैसा प्रतीत होगा? यानी पीला दिखाई देगा, बैगनी दिखाई देगा, या काला दिखाई देगा, या नीला? यानी प्रतीत मतलब दिखाई देना होना। ठीक है, दिखाना यानी दिखाई देता है, यानी पीला दिखाई देता है, बैगनी या काला या तो नीला। इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू? जब हम लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो वह कैसा रंग प्रतीत होता है? तो काला प्रतीत होता है। कैसा बाबू? काला प्रतीत होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में सी इसका करेक्ट आंसर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू काला। काला इसका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या कर रहा है ध्यान से देखिएगा। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? लाल है, नीला है, या हरा है, या तीनों है? यानी लाल भी हो सकता है, तीनों का मतलब बाबू लाल भी हो सकता है, नीला भी हो सकता है और हरा भी हो सकता है। या तो लाल या नीला या हरा या तीनों। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन में जरूर बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको कमेंट में जरूर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, यानी तीनों होगा।
जो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है वो लाल भी होगा, नीला भी होगा और हरा भी होगा। इसका राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71, यानी 70 तक किसी को दिक्कत है तो कमेंट में जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 70 तक किसी को दिक्कत है नहीं है तो चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में बोल रहा है बाबू, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 71, पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग कितनी होती है? 3.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर या 2.7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए, बी या तो सी या तो डी। इसका राइट आंसर क्या होगा? 2.5 सेंटीमीटर। क्या होगा बाबू? 2.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी बोल रहे हैं जब पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग 2.5 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है बाबू? 2.5 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में बोल रहा है बाबू, ध्यान से देखिएगा। अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को परिकीर्णन करते हैं? यानी जो अति सूक्ष्म होते हैं वो किस कण का तरह के प्रकाश को परिकीर्णन करते हैं? लाल को करते हैं या पीला को या नीला को या बैगनी को? ये कौन सा रंग को करते हैं बाबू? लाल, पीला, नीला, बैगनी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, सी, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में जरूर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू नीला को प्रकीर्णन करते हैं। किसको करते हैं? नीला को प्रकीर्णन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बात करते हैं 73 में क्या कर रहा है इसको आपको आंसर मालूम होगा, ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के लिए, ध्यान से देखिएगा क्या कर रहा है क्वेश्चन। किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के लिए आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर हो जा तो निर्गत कोण का मान क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में जरूर बताइए। एल आर के बराबर होगा या एल आर से छोटा होगा? एल आई प्लस एल आर के बराबर होगा या एल आई के बराबर होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या तो ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में जरूर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू एल आई के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? एल आई के बराबर होता है। यानी एल आई आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, एल आई के बराबर होता है। आगे बात करते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 74 में चलते हैं। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? यानी जो बोल रहा है वास्तविक समय, ठीक है, वास्तविक जो सूर्यास्त है यानी सूर्य उगने वाले हैं वास्तविक समय का और एक आभासी सूर्यास्त के बीच जो लगभग समय होता है वो कितने अंतर होते हैं? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट या 4 मिनट? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या तो ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू कमेंट में जरूर बताइए। 2 मिनट, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? 2 मिनट। 2 मिनट ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या कर रहा है बाबू? उदय और अस्त, ठीक है, उदय का मतलब क्या होता है और अस्त का मतलब क्या होता है? देखिएगा, उदय और अस्त होते समय, ठीक है, उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है पीला, लाल, नीला या काला। आपको मालूम होगा यानी सूर्य को डूबते समय और सूर्य को उगते समय, ठीक है, उसी को कहते हैं उदय और अस्त होते समय, ठीक है। तो पीला दिखाई देगा, लाल दिखाई देगा या नीला दिखाई देगा या काला दिखाई देगा। इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में जरूर बताइए। चलिए इसका राइट आंसर आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका लाल दिखाई देता है। कौन सा रंग बाबू? लाल दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में कह रहा है
इसको 1 डिग्री नहीं पढ़ना, ठीक है। जो ऊपर बिंदु है वो एंगस्ट्रॉम कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है? 10 से 10 मीटर, 10 से 8 मीटर, 10 से 11 मीटर, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा कमेंट में जरूर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 10 से 10 मीटर होती है। एंगस्ट्रॉम के क्या का मान कितना होता है? 10 से 10 मीटर, 10 से 10 मीटर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77। 77 में बोल रहा है बाबू, ध्यान से देखिएगा। 77 में क्वेश्चन नंबर 77 बोल रहा है प्रिज्म से प्रकाश का, ध्यान से देखिएगा, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना को क्या कहते हैं? घटती है। कौन सी परिघटना घटती है? परावर्तन घटना घटती है, अपवर्तन घटना घटती है, वर्ण विक्षेपण घटना घटती है, या इनमें से कोई नहीं घटती है। इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में जरूर बताइए। ए, बी या तो सी। इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में जरूर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर है वर्ण विक्षेपण घटती है। क्या घटती है? वर्ण विक्षेपण घटती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78। 78 में क्या कर रहा है बाबू, ध्यान से देखिएगा। 78 में कह रहा है नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? यानी जो नेत्र का जो लेंस है वो फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा लेंस यानी कौन सा दृष्टि दोष होता है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता दोष, यानी इनमें से कोई नहीं। यानी ऑप्शन ए, बी, सी या तो डी। इसका राइट आंसर क्या होगा? जब हम फोकस दूरी यानी फोकस दूरी अधिक हो जाती है तो दूर की वस्तु क्या होती है? दृष्टि दोष होता है। कौन सा होता है बाबू? दूर दृष्टि दोष होता है। दूर दृष्टि दोष होता है अधिक हो जाने पर। कम होगा तो निकट होगा, दूर होगा तो अधिक होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 79। 79 में क्या कर रहा है? ध्यान से देखिएगा। 79 में बाबू बोल रहा है किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? यानी कौन सा ऐसा जो दृष्टि दोष है वो कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनेगा। यानी जो आपका आंख है, आंख के आगे बनता है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता दोष, दूरदर्शिता में, या इनमें से कोई नहीं। जरा दूरदर्शिता में, यानी ऑप्शन ए, बी, सी या तो डी। इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में जरूर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष में होता है वो। कहाँ बनता है? निकट दृष्टि दोष में। यानी बोल रहा है जो दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जब रेटिना कब रखेंगे तो उसका जो आगे बनता है वो निकट दृष्टि दोष बनता है। क्या बनता है? निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या कर रहा है? ध्यान से देखिएगा। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से कौन सा दृष्टि उत्पन्न होता है? कौन सा दृष्टि उत्पन्न होता है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या वरदानता। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, बी या तो सी या तो डी। इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में जरूर बताइए। जरा दृष्टि दोष होगा। चलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर आपका 81। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या कर रहा है? ध्यान से देखिएगा। आपका ये क्वेश्चन शायद लगता आया हुआ था पिछले क्लास में कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। आपको बताए थे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। वही से आपको क्वेश्चन आया है तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन है, वायुमंडलीय वर्ण विक्षेपण है, वायुमंडलीय प्रकीर्णन है, या इनमें से कोई नहीं। यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में जरूर बताइए। आपका ए, बी, सी या तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे क्या होती है? टिमटिमाते प्रतीत नजर आती है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह कौन सा घटना कहलाता है? परावर्तन घटना, अपवर्तन घटना या विकर्णन, या इनमें से कोई नहीं।
ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन की घटना होती है। वह जो घटना होती है अपवर्तन होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर 83 क्या कर रहा है बाबू, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 83 बोल रहा है किसी कण पर पढ़कर, यानी जो किसी कण पर पढ़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में, किसी कण पर पढ़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को क्या कहते हैं? यानी छितराने को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कर, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश का वन विक्षेपण कहते हैं, या प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ऑप्शन ए, बी, सी या तो डी। कमेंट में जरूर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपका राइट आंसर क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण क्या होता है? छितराते हैं। छितराने को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। आपका पूछ देगा बाबू तो प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर लिखना है 2 नंबर में, किसी कण पर पढ़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी जो कोई भी कण पर एक चीज पड़ेगा जो प्रकाश के अंश के विभिन्न दिशाओं में, यानी जो प्रकाश का जो अंश होता है वो विभिन्न दिशा में यानी सभी जगह छितराने का तो क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं बाबू 84। क्वेश्चन नंबर 84 में बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडलीय के कण क्या हो जाते हैं? लाल रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णन कर देते हैं, नारंगी रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णन कर देते हैं, या नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णन कर देते हैं, पीले रंग को बहुत कम प्रकीर्णन कर देते हैं। यानी आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इसका क्या होगा बाबू? जब हम सूर्योदय यानी जब भगवान क्या होते हैं, जब सूर्य को यानी उगते समय और सूर्यास्त यानी डूबते समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडलीय में यानी वायुमंडल के कण क्या हो जाते हैं? नीले रंग बहुत अधिक प्रकीर्णन कर देते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका राइट आंसर नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णन कर देते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 85। चलिए आपका 85 क्वेश्चन नहीं है बाबू, आपको 84 तक था। यानी जो दूसरा चैप्टर आपको हम पढ़ाए थे, आपको जो 1 से लेकर आपका 84, क्या इससे ज्यादा क्वेश्चन आ जाएगा? फिजिक्स में इससे ज्यादा क्वेश्चन आएगा। जितना आपको टोटल करा रहे हैं 40 क्वेश्चन आपका पर डे बाबू, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अभी से लग जाइए। यदि आप पिछले क्लास नहीं देखे हैं तो जाकर 2x पर देख लीजिए। आपको टोटल चैप्टर वाइज चैप्टर ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है और इससे आपका एक क्वेश्चन भी मिस नहीं होगा। कोशिश कीजिए कि क्लास में ही याद कर ले, और कोशिश यदि आपको आंसर मालूम है तो कमेंट में जरूर बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको आज की क्लास हम चैप्टर नंबर 3 चालू करेंगे। चैप्टर नंबर 3 चालू करेंगे बाबू। जो चैप्टर नंबर 3 में आपको पढ़ना है विद्युत धारा। क्या पढ़ना है? विद्युत धारा। आपको विद्युत धारा का जो आंसर मालूम रहेगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की क्लास हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 से फिर से चालू करते हैं। आपको चैप्टर नंबर 1 और 2 नहीं देखे हैं, ठीक है, 1 और 2 नहीं देखे हैं तो जाके पीछे क्लास देख सकते हैं। आपको टोटल इसी चैनल पे हिंदुस्तानी पाठशाला पर आपको लिखा हुआ यानी वहाँ दिया हुआ है हिंदुस्तानी पाठशाला पर, ठीक है। और हिंदी का भी क्लास आपको चैप्टर वाइज चैप्टर कराया जा रहा है तो जाकर जरूर देखिए और दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको चैप्टर नंबर 3 में विद्युत धारा में पहला चैप्टर क्या कर रहा है? पहला क्वेश्चन ध्यान देखिएगा। आपका पहला क्वेश्चन बोल रहा है बाबू, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? यानी निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, पारा या कोई नहीं। यानी ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या तो ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू? सिलिकॉन है जो अर्धचालक नहीं है, जर्मेनियम आपका अर्धचालक है, पारा भी अर्धचालक है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक नहीं है, चालक है, ठीक है।
जर्मेनियम भी आपका चालक है। जो पारा है जो बाबू अर्धचालक पूछ रहा था, ठीक है, क्वेश्चन में आपका पूछ रहा है अर्धचालक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पारा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका बाबू 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करा, ध्यान से देखिएगा। वोल्ट, ठीक है, वोल्ट बटा एम्पियर प्रदर्शित करता है, यानी दिखाई देता है एम्पियर को, वोल्ट को, या ओम को, या वाट को। यानी जो ओम बराबर होता है वोल्ट बटा एम्पियर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी वोल्ट बराबर, यानी वोल्ट क्या होगा, वोल्ट बटा एम्पियर यानी ओम बराबर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा बाबू, एम्पियर होगा, वोल्ट होगा, या ओम होगा, या वाट होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट में जरूर बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या तो ऑप्शन डी। आपका राइट आंसर विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं, इसको थोड़ा सा जल्दी खींचते हैं बाबू, किसलिए कि आपको क्वेश्चन याद है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है बाबू, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, वाट होता है, वोल्ट होता है, ओम होता है, या एम्पियर होता है। तो आपको ओम का ऐसा मात्रक क्या था बताया गया था, ठीक है। तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक आपका एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, 1,2 और 3 ओम के, ठीक है, 3 प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। यानी 1 ओम होगा, 2 ओम होगा, 3 ओम होगा, 4 ओम होगा। तो ध्यान दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, आप कमेंट में जरूर बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा, 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जब हम जोड़ते हैं तो समतुल्य प्रतिरोध 6 ओम होता है। कितना होता है बाबू, 6 ओम होता है। ऑप्शन नंबर जिसका डी करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है, विभवांतर का ऐसा मात्रक जूल होता है, विभवांतर का ऐसा मात्रक वाट होता है, क्या एम्पियर होता है, क्या वोल्ट होता है। इसका राइट आंसर ए, बी, सी, या तो डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ऐसे आपको छाटना है तो छाट भी सकते हैं। एम्पियर किसका सही मात्रक है, वाट किसका सही मात्रक है, जूल। यदि आपको याद है तो यदि आपका याद है तो आप ऑप्शन नंबर डी इसको मार सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। यदि आपको मालूम नहीं है कि वोल्ट किसका सही मात्रक है तो 3 को याद है ना, तीनों को याद करने के बाद छाट लीजिए तो आपको जो बचा हुआ आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा कि विभव का मात्रक क्या होता है। विभव का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, वोल्ट होता है, ओम होता है, वाट होता है। तो आपको मालूम होगा इसका राइट आंसर क्या होगा, एम्पियर किसका होगा आपको बता दिए हैं, वोल्ट का भी बता दिए हैं, ओम का भी बता दिए हैं। क्या आपका वाट का बताए हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू, ऑप्शन नंबर वोल्ट होगा, ठीक है। तो विभव का ऐसे मात्रक है आपका वोल्ट होगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आपका 4 में से कोई एक ही क्वेश्चन, 4 में से कोई भी एक ही ऑब्जेक्टिव आपका ऑप्शन सही होगा। जो आपका राइट आंसर होगा उस पर आपको टिक मारा जा रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करा, ध्यान से देखिएगा, 100 वाट और 220 वोल्ट, ठीक है। इसको हम वाट पढ़ते हैं और इसको वोल्ट पढ़ते हैं। 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का जो प्रतिरोध होता है वो क्या चीज का होता है, कितने ओम के बराबर होते हैं, 900 ओम के बराबर, 484 ओम, या 220 ओम, या 100 ओम। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, बी, सी, या तो डी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका
484 ओम के बराबर होता है। जो विद्युत बल्ब में जो टंगस्टन लगे होते हैं तंतु का, वो 484 होता है। कितना बाबू? 484 ओम होता है। कितना होता है? 484 ओम होता है। यानी जब आपका 100 वाट का बल्ब रहेगा और 220 वोल्ट का जब विद्युत धारा यानी एम्पियर का तंतु का जो प्रतिरोध पूछेगा तो आपको 484 यानी 4 दूनी 8 यानी 4 4 8 इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि 4 4 कितना होता है? 8 यानी 2 गो प्रतिरोध क्या लगा? 2 गो बल्ब का तंतु लगा होता है। यानी एक मान के लिए एक खंभा, ठीक है। ये मान के लिए आपका जो बल्ब है आपको 2 खंभे के बीच में जुड़ा हुआ रहता है। यानी इस प्रकार से तंतु क्या होता है? जुड़ा हुआ रहता है। तो 2 गो रहता है, 2 गो क्या रहता है? 2 गो रहता है। तो 4 4 2 को है, इसको जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 8। यानी इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका 484 ओम होगा। कितना होगा? 484। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है? ध्यान से देखिएगा। टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? क्या होगा? पिघलता है, ठीक है। पिघलता लिखा हुआ है, पिघलता है। टंगस्टन जो निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? ऑप्शन नंबर 2500 डिग्री सेल्सियस पर, 3000 डिग्री सेल्सियस पर, 35000 डिग्री सेल्सियस पर या 4000 डिग्री सेल्सियस। यानी इसको सेल्सियस पढ़ते हैं और इसको डिग्री पढ़ते हैं। ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या तो डी। जब हम टंगस्टन को निम्नलिखित में किस ताप पर पिघलना चाहिए? ए, बी या तो सी, इससे या तो आपका डी। इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। यानी 3500 डिग्री सेल्सियस पर क्या आ जाएगा बाबू? पिघलता है। कितना पर? 3500 डिग्री सेल्सियस पर। 3500 डिग्री सेल्सियस पर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, विद्युत नहीं लिखा हुआ, विद्युत है, ठीक है। यहाँ विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर, वोल्ट, ओम, वाट। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो आपको एम्पियर के बारे में भी बता दिए थे, वोल्ट के बारे में बता दिया गया है, ओम भी बता दिया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाट। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। क्या होता है? विद्युत ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है? प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? लो, इतना आसान क्वेश्चन है बाबू, आप कमेंट में जरूर बताइए। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल, एम्पियर। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है, एम्पियर होता है या वाट होता है या ओम होता है। आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कोई क्वेश्चन आपको रिपीट भी आ रहा है, इसलिए आपको आंसर मालूम है तो कमेंट में जरूर बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बाबू? ओम होता है। आपको मालूम होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है जब 12 वोल्ट को, ध्यान से देखिएगा, 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। क्या 6 जूल किया जाता है, 24 जूल, 14 जूल या 10 जूल? इसको हम जैसे क्या पढ़ेंगे बाबू? जूल को कूलम्ब क्या था? जूल। 6 जूल, 24 जूल या 14 जूल या 10 जूल? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। यानी 12 वोल्ट को 2 कूलम्ब में आवेश ले जाने से जो कार्य करता है वो 6 जूल का करता है, 24 जूल को करता है या 14 जूल को करता है या 10 जूल को करता है। आपका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट में जरूर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू 24। यानी 12 वोल्ट को 2 कूलम्ब में तो बादली 24 जूल का काम करता है। क्या करेगा बाबू? 24 जूल का। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा हूं सेल के विद्युत, क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? यानी जो सेल होता है, सेल के विद्युत वाहक बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ओम होता है, वोल्ट होता है, एम्पियर होता है, कूलम्ब होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या तो ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर क्या होगा बाबू? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वोल्ट। जो सेल होते हैं, सेल के विद्युत वाहक बल का ऐसा मात्रक, जो बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है, आपका यहाँ से आपका आंसर निकल रहा है जो सेल के विद्युत वाहक होते हैं वो वोल्ट का ऐसा मात्रक होता है। आगे आपको ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रहा है? ध्यान से देखिएगा। एक अमीटर के स्केल पर 0 तथा 2a के बीच,
2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है, इसका अल्पतमांक क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 0.1 ए, 0.01 ए, 0.2 ए, 0.02 ए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बी सी डी। इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू? 0.1 ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको 14 तक ही था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 तक ही था। क्वेश्चन नंबर आपको 14 तक ही था, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या बताएं बाबू? क्वेश्चन नंबर 14 का ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो आपको 1 से लेकर 14 तक कराया गया है। 1 से लेकर चैप्टर नंबर 3 यानी जो विद्युत धारा है 1 से लेकर 14 तक कराया गया है। आपको 50 नेक्स्ट क्लास में कराया जाएगा, और कोशिश कीजिए कि ये जो क्लास होती है वो पूर्ण रूप से आपको देखना होगा, ठीक है, ताकि आपको एक भी क्वेश्चन मिस ना हो, या बाई चांस आपको यही क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या कीजिएगा, ठीक है। आपको हिंदी का भी क्लास चल रहा है, और हो सकता है कि आपको मैथ का भी क्लास मंडे, ठीक है, मंडे को चालू हो सकता है, ठीक है। आप उसमें भी आकर जुड़िए और पूर्ण रूप से प्रयास कीजिए वहां समझने का, ठीक है। तो आपको हिंदुस्तानी पाठशाला पर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट में जरूर बताइए। और आपको जो टोटल क्वेश्चन कराया गया, ठीक है, जो हिंदी में भी आपको टोटल कराया जा रहा है, आपको चैप्टर वाइज चैप्टर कराया जा रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से आपको साइंस में भी भौतिक विज्ञान को चैप्टर वाइज चैप्टर से कराया जा रहा है। ये आपको कोई दिक्कत है कमेंट में जरूर बताइए। और आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।